सभी साहित्य सुधीजनों को नमस्कार। अज्ञे जी पर केंद्रित एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह इस एकाग्र की 5वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। मित्रों, नंदकिशोर आचार्य जी उन लेखकों में शामिल हैं जिनका अज्ञे जी के साथ एक सुदीर्घ सानिध्य रहा। साथ ही अज्ञे के रचना कर्म को बड़ी ही शिद्दत के साथ नंदकिशोर आचार्य जी पढ़ते, समझते, गुनते आए हैं और उन पर अपनी बात रखते आए हैं। इसके उदाहरण के रूप में कोई अगर बात करनी हो तो हम इनके ही सौजन्य से आई पुस्तक अज्ञेय संचयता की बात कर सकते हैं और उसमें आचार्य जी द्वारा लिखित सुदीर्घ भूमिका का एक छोटा सा अंश मैं यहां पर रख रहा हूं और इसके बाद हम लोग आचार्य जी को सुनेंगे। अज्ञेय संचयिता में आचार्य जी लिखते हैं और यह भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, सुदीर्घ तो है ही, और इसमें जिस तरह से अज्ञेय के रचना कर्म की पूरी स्थापना होती है, रचनाकार की पूरी अंतर्दृष्टि सामने आती है, वह अपने आप में उल्लेखनीय है। मैं आचार्य जी की ही लिखी हुई भूमिका यहां पर पढ़ रहा हूं। वे लिखते हैं, दरअसल एक आधुनिक भारतीय लेखक के रूप में अज्ञेय ने अपने समय में एक साहित्यकार के सम्मुख प्रस्तुत लगभग सभी चुनौतियों पर पर्याप्त विचार किया, बल्कि अधिकांश पर विचार की पहल की। यही वह बात है जो सहमति या विरोध से अलग उन्हें समकालीन और परवर्ती लेखक के लिए जरूरी और प्रासंगिक बनाती है और उन्हें हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में एक ऐसे सर्जक मनीषी के रूप में प्रतिष्ठित करती है जिसमें अपनी परंपरा का नवरूपायन संभव होता दिखता है। विविध साहित्यिक विधाओं में उनके प्रयोगों की प्रतिष्ठा और नई प्रवृत्तियों के अंकुरण, पलवन, पुष्पन में उनकी भूमिका को देखते हुए सन 1940 के बाद के लगभग 4 दशकों तक के दौर को अज्ञेय युग की संज्ञा दी जा सकती थी यदि लेखकों के नाम पर साहित्यिक युगों के नामकरण की परंपरा प्रासंगिक रही होती। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह कि हिंदी लेखक और पाठक आज भी अज्ञेय की ऐसी सक्रिय और सर्जनात्मक उपस्थिति महसूस करता है जिसके बिना स्वयं उसका होना संभव नहीं हो पाता। यह अनुभव कभी द्वंद्वात्मक भी हो सकता है, होता है भी, लेकिन यह द्वंद्वात्मकता भी अंततः सर्जनात्मक स्तर पर ही प्रस्फुटित होती है। हिंदी में शायद प्रसाद के अतिरिक्त ऐसा कोई कृति व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता जिसने लगभग सभी विधाओं में न केवल पहल की हो बल्कि ऐसी उत्कृष्ट और शीर्षस्थ कृतियों की रचना की हो जो आज भी अपना प्रतिमान आप हैं। ऐसे में मित्रों, आज अज्ञेय जी पर नंदकिशोर आचार्य जी को सुनना निश्चय ही एक विरल अनुभव से गुजरना होगा। हालांकि आज के इस कार्यक्रम में आप ज्यादातर उनकी अंग्रेजी कविताओं के हिंदी अनुवाद पर बात करेंगे और स्वयं द्वारा अनुदित उन कविताओं का पाठ भी करेंगे, लेकिन प्रसंगवश ऐसी कई चीजें आएंगी जिनमें अज्ञेय का व्यक्तित्व भी आएगा। इन दोनों के सानिध्य के कई प्रसंग भी आएंगे। तो मैं एक बार पुनः नंदकिशोर आचार्य जी से अनुरोध करता हूं
कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। मित्रों, जब अर्पण जी ने मुझे अज्ञे और केंद्रित एकाग्र में कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया, तो मुझे ये लगा कि कुछ मुझे उस पक्ष की बात करनी चाहिए और कुछ उसकी वानगी भी देनी चाहिए, जिसकी अक्सर चर्चा नहीं हो पाती है। और वो पक्ष था अज्ञे की अंग्रेजी कविताओं का। यद्यपि बाद में अज्ञे ने अंग्रेजी में कविताएं नहीं लिखी, अपनी स्वयं की कविताओं के अनुवाद तो उन्होंने किए, जो साइंस एंड साइलेंस में और नीलांबरा में हमें मिल जाते हैं। लेकिन उनकी जो अंग्रेजी कविताएं थी, उनका हिंदी में अनुवाद उन्होंने नहीं किया। ये मुझे थोड़ा कभी कभी आश्चर्य भी होता था, और वो दोबारा प्रकाशित भी नहीं हुई जब तक वे थे। अब शायद कुछ उनका रूप दिखे, लेकिन ये मुझे लगा कि इन कविताओं को अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो हम ये देख पाएंगे कि जिस समय अंग्रेजी में वो कविताएं लिख रहे थे और जो हिंदी में कविताएं लिख रहे थे, उनमें कितना संवेदनात्मक एक रिश्ता या साम्य हमको दिखाई देता है। और इस अनुवाद का श्रेय अगर वास्तव में पूछा जाए तो मेरा नहीं है, मैंने है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रेरित करने का श्रेय श्री ओम थानवी को है। उन्होंने एक दिन ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि उन कविताओं को हिंदी में क्यों नहीं रूपांतरित किया जाए। और अचानक मुझे लगा कि खुद मेरे मन में ये बात कभी क्यों नहीं आई। इसलिए कि अज्ञे को अनुवाद करना आसान काम नहीं था, और सोचा भी नहीं था कि उनकी कभी अंग्रेजी की कविताओं का अनुवाद मैं करूँगा। और लोगों की मैंने की है, कईयों की, विदेशी कवियों की, लेकिन उनकी अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद मुझे करना चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं है स्वयं उसको करने के लिए। यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, इसको लेकर थोड़ा अफसोस भी हुआ। पर खैर, फिर उसके बाद मैंने ये काम किया, और अचानक बातचीत में अशोक वाजपेयी को जब ये पता चला कि ये अनुवाद हो गया है और वो हम चाह रहे हैं कि प्रकाशित हो जाए कहीं से, तो उन्होंने स्वयं ही ये प्रस्ताव रखा कि ये हम रजा फाउंडेशन के अंतर्गत जो पुस्तक माला छाप रहे हैं, उसमें हम इसको छापना चाहेंगे, तो आप ये हमें दे दीजिए। तो ये उसके बाद रजा फाउंडेशन के सहयोग से राजकमल ने प्रकाशित किया है। दरअसल मुझे अनुवाद करते हुए ये लगातार ये लगता रहा, और ये कहना शायद मैं अभी इसको एक आपसे बांट ही रहा हूँ, केवल एक स्थापना के रूप में नहीं रख रहा हूँ, इसलिए इसको ऐसा ना समझे कि ये कोई मैं स्थापना कर रहा हूँ, कि उस समय की उनकी जो अंग्रेजी कविताएं हैं, वो उनकी उस समय की हिंदी कविताओं की तो ये की तुलना में अगर उससे मिला करके देखा जाए तो मुझे कुछ बेहतर दिखाई देती है। ये देखिए, ये कविताएं अंग्रेजी की जो लिखी गई है, वो स्वयं उन्होंने ही लिखा है कि 1933 से 1938 के बीच में, 48 के बीच में लिखी गई। दो चार कविताएं शायद बाद की भी हैं, लेकिन अधिकांश कविताएं ये 38 तक की हैं। अब सन 33 से 38 के बीच में प्रारंभिक दौर जो अज्ञे की कविता का था, हिंदी कविता का, उससे अगर हम इसको इसकी तुलना करके देखें, तो मुझे ये अपने मुहावरे में, अपनी संरचना में और अपनी संवेदना में भी अधिक आधुनिक दिखाई देती है। और शायद ये अच्छा ही रहा कि उन्होंने बाद में अंग्रेजी में लिखना बंद किया है, उसके बजाय हिंदी में लिखना ही अधिक उचित समझा, जो उचित ही था। लेकिन नहीं तो हमारी भाषा एक बड़े कवि से वंचित रह जाती। पर मुझे लगता है कि शायद अंग्रेजी में भी अगर वो लगातार लिखते रहते तो एक स्थान उनका बनता। यद्यपि किसी भी भारतीय कवि को जो अंग्रेजी में लिखता है, कभी पश्चिम ने वो स्थान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था उनको। तो इसलिए ठीक ही रहा एक तरह से उनके लिए भी, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा ही रहा। इन कविताओं की भूमिका, आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर के कि इनकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उस जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जो प्रधानमंत्री थे, बल्कि उस जवाहरलाल नेहरू ने जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि भूमिका 1938 में ही लिखी गई थी। तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते ये प्रधानमंत्री नेहरू की भूमिका है। ये लगातार एक जेल यात्राएं करने वाले स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका है, जहाँ उन्होंने अपने जेल के अनुभव का भी थोड़ा सा उल्लेख किया है।
तो वो छोटी-सी भूमिका मैं पहले इसको पढ़ता हूँ, फिर कुछ कविताएँ आपके सामने रखूँगा। पूरी पढ़ देता हूँ, बहुत छोटी-सी भूमिका है। कई महीनों से इन कविताओं की पांडुलिपि मुझे लगातार अपने वादे की याद दिलाती हुई मेरे पास थी कि मुझे भूमिका के रूप में कुछ लिखना है। इस दौरान मैंने कई विषयों पर लिखा है, लेकिन यह भूमिका लिखना मेरे लिए अजीब तरह से मुश्किल रहा। मैं कविता का निर्णायक अथवा आलोचक नहीं हूँ, इसलिए कुछ हिचकिचाहट भी थी। लेकिन मैं कविता से प्यार करता हूँ और इन छोटी कविताओं में से कई ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वे मेरी स्मृति में अटक गई और उन्होंने मेरे जेल जीवन की यादें ताजा कर दी, और उस अजीब और भूतही दुनिया की भी, जिसमें समाज द्वारा अपराधी मानकर बहिष्कृत लोग अपनी तंग और सीमित जिंदगी को प्यार करते थे। वहां हत्यारे थे, डाकू और चोर भी थे, लेकिन हम सब जेल की उस दुख भरी दुनिया में साथ साथ थे। हमारे बीच एक जज्बाती रिश्ता था। अपनी एकाकी कोठरियों में ही हम चहलकदमी करते, 5 नपे तुले कदम इस तरफ और 5 नपे तुले कदम वापस। ये स्वयं अज्ञे की एक पंक्ति, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। और दुख से संवाद करते रहते। दोस्त अहबाब और आसरा ख्यालों में ही मिलता, और कल्पना के जादुई कालीन पर ही हम अपने माहौल से उड़ पाते। हम दोहरी जिंदगी जी रहे थे, जेल की जेरे हुक्म और तंग, बंद और वर्जित जिंदगी, और जज्बात की, अपने सपनों और कल्पनाओं, उम्मीदों और अरमानों की आजाद दुनिया। उन सपनों का बहुत सा इन कविताओं में है। उस ललक का, जब बाहें उसके लिए फैलती हैं जो नहीं है, और एक खालीपन हाथ आता है। कुछ वह शांति और तसल्ली जिन्हें हम उस दुख भरी दुनिया में भी किसी तरह पा लेते थे। कल की उम्मीद हमेशा थी, कल जो शायद हमें आजादी दे। इसलिए मैं इन कविताओं को पढ़ने की सलाह देता हूँ, और शायद वे मेरी ही तरह दूसरों को भी प्रभावित करेंगी। अब मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। बंदी। मैं जो बंदी हूँ, आनंदित गाता हूँ मुक्ति के गीत। अस्फुट स्वर में कटती जाती हैं बेड़ियां मेरी। पूर्ण हो तुम, स्वतंत्र हो, प्रतीक हैं बंधन तुम्हारे सब बंधुओं की मुक्ति के। तुम जो स्वतंत्र हो, चिल्लाते हो अनवरत। तुम जो स्वतंत्र हो, चिल्लाते हो अनवरत, भयभीत। कैद में रखना होगा इसे, अन्यथा मर जाएंगे हम। आगमन। खुलता है लौह द्वार, अदीठ, कसी हुई हथकड़ियों की आवाज। मैंने नहीं देखा तुम्हारा चेहरा, बंधु पर जानते हैं तुम्हें मेरी आंखों के आंसू। नहीं मिला हक हमें, हमारी ताकत है ये हाथ उठे हुए, निवेदन में नहीं, हाँ संघर्ष में। ये हाथ बेड़ियां लोहे की जिन पर कस दी है उन्होंने। दरवाजे बंद कर देते, पर सलाखों के पार तारे चमकते हैं सदा। अंततः उनमें विजय होगी हमारी, तुम्हारी और मेरी, बंधु स्मरण रखना। सलाखें आमने सामने। सलाखें आमने सामने, दो कोठरियां, और हम दोनों को नहलाता सवेरे सवेरे प्रसन्न चित्त लाल सूरज। चेहरा नहीं देख पाता तुम्हारा मैं, इतने दूर हो तुम। गाऊं भी अगर, तो नहीं पहुंचेगा तुम्हारे पास मेरा स्वर। हिलाकर हाथ अभिवादन करूं जो, कौन सूरज की देखने नहीं देगी तुम्हें। मैंने जाना नहीं है तुमको हर धड़कन के साथ। मैंने जाना नहीं है तुमको हर धड़कन के साथ, लेकिन कोई आवाज कहती है, वह भी धड़कता है। आमने सामने की सलाखें हैं जीवन यह सारा। आमने सामने की सलाखें हैं जीवन यह सारा। हर सवेरे लेकिन जान ले यदि हम, एक ही लय में धड़कता है दूसरे का भी हृदय, तो क्या चमकता नहीं रहेगा सदा
प्रसन्न लाल सूरज, अनंत के हर सवेरे। जब कमल खिलता है, इन्हीं दिनों जब कमल खिलता है, मेरे घर के पास परित्यक्त बगीचे में, बहुत दूर, परित्यक्त, हाँ, और बहुत ही दूर, और मेरे पीछे है पूरे साम्राज्य की ताकत। परित्यक्त नहीं हूं मैं। कमल एक निर्मलता का विस्तार, मुक्त आकाश। माप कर 5 कदम इस ओर, 5 कदम उस ओर, कारागार। मिट्टी का डला, मिट्टी हूं मैं, ईश्वरीय नंगेपन में अरूप। तुम मुझे रूप में ढालोगे और कलश बना दोगे। गहरी बैंगनी आभा, सुनहरी रेखाओं वाला श्वेत कलश। कोमल शीतल गोलाई, रानी के होठों की खातिर, पादपों की खातिर नहीं। सज्जित और अलंकृत, बैंगनी और सुनहरा, निष्प्राण। मेरा नंगापन जीवेशना से भरा, आकांक्षा, पीड़ा, क्षोभ और जन्मा एक पादप। जीवन की सांसें नहीं लेते हैं रानी के होठ। मैं मिट्टी हूं, नंगी और जंगली, पर मिट्टी होने के कारण पृथ्वी हूं। मैं मां हूं, पिता हूं, मूल हूं मैं। न आओ मेरे निकट अजनबी गर्व में मदमत, न आओ मेरे निकट अजनबी गर्व में मदमत। मैं अपने गौरव में हूं। वसीयत। नियति नष्ट करती है, लेकिन जिजीविषा मानव की ललकारती है उसे। तुम गुजर सकते हो किसी चट्टान के नीचे से, चट्टान लेकिन नहीं गुजर सकती ऊपर से तुम्हारे। तुम गुजर सकते हो किसी चट्टान के नीचे से, चट्टान लेकिन नहीं गुजर सकती ऊपर से तुम्हारे। सागर का उत्तर। चिढ़ाती है भूमि, रे सागर, पृथ्वी का 3/4 चेहरा हो तुम, लेकिन मैं बांधे हूं तुम्हें। करती हूं सीमित और परिभाषित, मुझसे जाने जाते हो तुम। सागर अट्टहास करता है। जिस दिन होऊंगा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुम नहीं दिखोगी कहीं। गिरी है बर्फ। कभी जब बचपन में आकाश झोंकाता अचानक, हौले से गड़गड़ाता हुआ, गुजरता कोई शीतल हवा का झोंका, मानो खोजता हो कुछ। पिता सूंघते हवा, कहते ठंडे स्वर में, ऊपर पहाड़ों में गिरी है बर्फ। मुझे याद है। और अचानक आज कोई छाया जब फीकी कर देती है चमक मेरी घिसी बेड़ियों की, देखता हूं ऊपर घिराते बादलों का ढेर, फटे दूध जैसा। गुजरती है बासी हवा, कोठरी के दरवाजे से मोरी तक, शीतल नहीं, केवल सीली। मैं भी देखकर ऊपर, सूंघ कर हवा, कहता हूं बनावटी ठंडेपन से, ऊपर पहाड़ों में गिरी है बर्फ। पुनर्जन्म। सुना है मैंने, दूर देशों में कहीं किसी के मर जाने पर वे निकाल लेते हैं उसका हृदय। देह को जला देते, किंतु हृदय को गाड़ देते हैं। ऐसा भी हो यदि, वही हो नियति मेरी, मर दे दो मुझे सलीब पर, आग में मर जाने, नष्ट हो जाने, केवल गड़ा रहने दो मेरा हृदय। विस्मृत, कहीं गहरे गड़ा अदीठ, गड़ा और रक्त स्रावी। आह, फिर भी किसी अकल्पित पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में है। आंधी। दूर पश्चिम के मटमैले आकाश में छोटा सा वह धब्बा, अपने में घूर्णित, संतप्त, बेड़ियों में जकड़ी जो आत्मा कोई। लगा बुझ गई है चिंगारी मेरे भीतर की, जीवन शक्ति मेरी चुक गई है। ऐषणा वह जिसके लिए यह सब। पर आज
पर आज अनगिन लपलपाती जिह्वाओं वाली पीली आंधी पीटती है। सलाखें, बेड़ियां, गोले, पत्थर की कोठरियां ठप्पे हैं मानव रक्त के जिन पर। एक उन्माद गड़ाता हुआ अपने मैले दांत मानवता के ऋण चिन्हों में। कुछ भी मरा नहीं है मुझ में, अस्तित्व पुनर्जीवित करता है सदा। मर नहीं सकता मैं, पीड़ा जो बसती है मुझ में। मर नहीं सकता मैं, पीड़ा जो बसती है मुझ में। एक और वसंत, फिर वसंत आया है। ये सारी कविताएं प्रेजेंट डेज नामक खंड में है, क्योंकि शीर्षक इसका प्रेजेंट डेज अदर पोएम्स। तो मैं अभी जो कविताएं पढ़ रहा हूँ वो प्रेजेंट डेज की, जिसका अनुवाद मैंने बंदी जीवन और अन्य कविताएं के नाम से किया। एक और वसंत, फिर वसंत आया है। एक और वसंत, जीऊंगा मैं इसे बंदी, एक निष्प्राण विधि की निस्सार जकड़ में कैद। फिर युवा होगा विश्व, मैं तो युवा रहा हूं सदा। बाहर गा रही है कोयल, संतप्त स्वर में ठहर ठहर कर सोई कोमल यादें। उष्ण हवा जब तक उड़ा ले आती है सूखे शिरीष की कलगी। संबंध, मैं लड़ता हूं तुमसे, करता हूं प्रहार तुम पर। मार दे सकता हूं मैं तुम्हें अपने नंगे हाथों से केवल क्योंकि घृणा करता हूं मैं तुमसे। मेरे अंतरतम में लेकिन तुम बंद हो मेरे। मेरे अंतरतम में लेकिन तुम बंद हो मेरे। विष में डूबी है लेखनी मेरी, पर नसों में नहीं बहता विष। दुर्ग, तुम हो ठीक वैसे ही जैसे मैं। कुछ हैं जो तुमसे घृणा करते हैं, पर तुम्हें जानने की कोई परवाह नहीं करते। कुछ तुम्हें जानते हैं उनमें, लेकिन नहीं घृणा का साहस। हम कहते हैं तुमको कपट, पर कपट हमारे मनों में भी है। तुम शत्रु हो निश्चय, व्यर्थ है कोई भी संदेह या प्रतिवाद इसका। किंतु कंधों पर या दिमागों में नहीं, मन में हो तुम हमारे। तैयारी, युद्ध की कल खबर आई जब, चुन लिया तुमने रास्ता अपना। प्रयाण लंबा, एकाकी, न कहीं कोई कंपन न आशंका, कोई विचार तक नहीं। और माप डाले तुमने सातों समुद्र और जला दी अपनी नावें, क्योंकि लौटना ही नहीं था। किंतु कल जब मुनादी होगी कि आ पहुंचा है समय, तो नहीं होगा रास्ता कोई बढ़ने के लिए, न एकाकी प्रयाण कोई, न होगा बीच में सागर। शत्रु होगा कहीं तुम्हारे ही बीच, और लड़ना होगा तुम्हें भीत से पीठ लगाकर। पर सोचो, भीत तो चिनी जानी है। भंजक, हम भंजक थे, परंपरा भंजन किया हमने, और हर भंजित परंपरा के साथ खो गया एक जीवन। हर जीवन के साथ खो गई एक नई श्रृंखला की ताजा कड़ी। परंपरा नई एक। विफल हुए हम, हजारों आवाजों ने कहा मुझसे। विफल हुए हम, हजारों आवाजों ने कहा मुझसे। नहीं है मुझ में इनकार का साहस। हजार जीवन हमने खो दिए, राष्ट्र नहीं, आस्था नहीं, केवल कल्पना। कल्पना ही थी लेकिन कल्पना ही थी लेकिन वह जिसने प्रेरित किया शहीदों को, ईश्वर की कल्पना, वह भी कल्पना ही थी। जिसने बांधा लाखों को बुद्ध के साथ, प्रेम की कल्पना। आज भी बहा रहे हम रक्त, कल्पना की ही खातिर, पीड़ा की कल्पना। इन महान कल्पनाओं से क्या हम नहीं पाएंगे तीन ये बातें? सरल बातें तीन, जिन्हें हम नहीं जान पाए। विश्व जिनको नकारता और जिनका उपहास करता है, पर हैं जो उनकी भी और रहेंगी सदा। समता, स्वतंत्रता,
बंद होता। सॉरी। दीवार पर तस्वीर, ये 2 खंडों में हटूंगा। तस्वीर बना ली है मैंने तुम्हारी अपनी कोठरी की ठंडी सफेद दीवार पर जानता नहीं हूं मैं तुम्हें। तुम जीवन हो, तुम मृत्यु हो, अंधेरे अनाम प्रचंड हो तुम शाश्वत हो तुम। मैं नहीं पहचानता हूं तुम्हारा चेहरा, पर एक प्रचंड आवेग के क्षण में मैंने चित्रित कर लिया है तुम्हें, वहां दीवार पर, सलीब पर। लेकिन जो टपकता है रक्त मेरा है। दूसरा खंड है। वह भी समय था जब बनानी चाही मैंने एक अन्य तस्वीर। विफल रही पर कोशिशें मेरी, लगा फिर भी कोठरी घर जैसी है मेरी, क्योंकि वह तस्वीर जो कुछ थी। लगा फिर भी कोठरी घर जैसी है मेरी, क्योंकि वह तस्वीर जो कुछ थी देखती थी मुझे करुणा से, समझ से। आज चित्रित किया है मैंने तुम्हें एक संसार वैसी, तुमसे बचना चाहता हूं मैं निर्वीर्य, इसलिए चित्रित करता हूं दीवार पर तुमको, अपनी आत्मा पर छापता हूं, क्योंकि मात्र दीवार है आत्मा आज मेरी, क्योंकि मात्र दीवार है आत्मा आज मेरी। दर्शन। रात सूनी, ताक रहा था मैं सलाखों के पार, सोचता हुआ तुमको। अचानक टूटा वह तारा, बिखेरता नील सुनहरी आग गगन में, राख होता हुआ। एक दुनिया राख हो रही थी जब मैं सलाखों के पार ताकता, सोच रहा था तुम्हें। क्यों है ये सलाखें, क्यों हो तुम, क्यों मैं हूं, क्यों है ये दिन महीने वर्ष, एक झलक में जब अनंत भी हो जाता है राख। 2 चीजें उल्लसित कर देती हैं, 2 चीजें मुझको, दोनों दरअसल एक ही हैं। चीड़ों के बीच तरंगित पहाड़ी सोता, उज्जवल हंसी किसी युवती के पहले प्यार की। उल्लसित कर देती हैं 2 चीजें मुझको, दोनों दरअसल एक ही हैं। चीड़ों के बीच तरंगित पहाड़ी सोता, उज्जवल हंसी किसी युवती के पहले प्यार की। उल्लसित कर देती हैं 2 चीजें मुझको। 2 चीजों ने पीड़ा दी है मुझे, वे दोनों भी दरअसल एक ही हैं। लंपट होठों पर नाम प्यार का, विजय स्मारकों के घमंड में चूर हो रहे राष्ट्र नाम पर स्वतंत्रता के। 2 चीजों ने पीड़ा दिया मुझे, दोनों दरअसल एक ही है। दीवार पर नाम। देखती रहो दिन भर मुझे, लिखूंगा दीवार पर इसलिए तुम्हारा नाम। देखती रहो दिन भर मुझे, लिखूंगा दीवार पर इसलिए तुम्हारा नाम। केवल नाम, किसी प्रीतिकर संबोधन के बिना, और उसकी छाया में सोया रहूंगा क्लांत रात में मैं। पिसाई पिसाई पिसाई, इसी तरह गुजरेगा मेरा दिन, पिसते हुए गेहूं के दानों के साथ। गाढ़ी बूंदे मेरी अंधियारी पराजय की, होती नहीं जब तक शाम, और उठूंगा तब एक शपथ के साथ। करुण आंखें तुम्हारी पर पिघला देंगी मुझे अंदर ही अंदर। उमड़ेगा जीवन रस अगली सुबह पर दया करता, लिखूंगा दीवार पर इसलिए तुम्हारा नाम। देखती रहो दिन भर मुझे। क्लांत रात 3 तारों के साथ काटूंगा, तुम, तुम्हारा ध्यान, और मेरे सम्मुख दीवार पर तुम्हारा नाम। क्लांत रात 3 तारों के साथ काटूंगा, तुम, तुम्हारा ध्यान, और मेरे सम्मुख दीवार पर तुम्हारा नाम। उदासीन
गुजरेगा पहरेदार, खड़काता ताले और सलाखें, फाड़ते हुए जीर्ण कफनों को किसी भूत की तरह देख सकेंगी तुम्हारी आंखें दीवार पर सुंदरता मेरी लिखी, और अंधेरे में जान लोगी मेरे निष्ठुर सांप के पीछे तुम्हारा ही सपना है अभी। लिखूंगा दीवार पर इसलिए तुम्हारा नाम, किसी प्रीतिकर संबोधन के बिना, और उसकी छाया में सोया रहूंगा क्लांत रात में। निरर्थक चीजें। काले दिनों में संघर्ष किया मैंने सार्थकता के लिए, और संघर्ष ने ला दिए हैं हम और काले दिन। आज मैं बेड़ियों में हूं, क्योंकि संसार डरता है ऊर्जा से, जीवन से, सार्थकता से। हजारों निरर्थकताएं करूंगा मैं आज, हजारों निरर्थकताएं करूंगा मैं आज, निरर्थक अनुपयोगी। आज ये बेड़ियां खुल जाएं तो मैं गुलाब पथ पर बिछाऊंगा, बीनूंगा झरी पंखुड़ियां, लपेटता अंगुलियों में उन्हें घरौंदे बनाऊंगा मैं नम और ठंडी रेत पर, और घेर दूंगा उन्हें कंकड़ों की चार दीवारी से। देखूंगा दूर गरजते सागर के सपने, बुनूंगा मैं आज केसर माल अपने केशों के लिए। तितलियों के पीछे दौड़ूंगा मस्ती में, पकड़ लेने की खातिर नहीं। थामूंगा अंगूर बेलों को कोमलता से हिचकते हुए शिशु की मुट्ठी की तरह। आज मैं ढेरी लगाऊंगा आड़ुओं की और सेवों की, भरपूर ऊंची वक्ष तक, और गड़ा दूंगा उसमें अपना माथा, और रोऊंगा निःशब्द, अश्रु रहित, निरानंद और भावहीन। गर्भगृह। ध्वस्त कर मंदिर उसका, उन्होंने पूछा, कहो अब कहाँ है ईश्वर। मंदिर गिर गया, पर वहां देखो स्वर्ण प्रतिमा विशाल, वहां है ईश्वर। उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दी प्रतिमा और हंसे, अब उसे विश्राम करने दो। प्रतिमा तो मात्र छाया है, और यहाँ है मेरी आत्मा में, देख तुम नहीं सकते उसे। उन्होंने छेद दिया गोली से उसका हृदय, उड़ाने लगे खिल्ली, अब ईश्वर को उड़ जाने दो। सांस ली उसने लंबी और भरपूर, मरते मरते किया घोष, ईश्वर मैं हूं। जागता हुआ। जागता हुआ लेटा ताक रहा हूं, सूनी आंखों से आकाश के आभा। इतना तुच्छ कर दिया है मेरा जीवन इस बंदीगृह ने, दया तक भी नहीं कर सकता हूं खुद पर। सहस्रों चेहरे बसते हैं विस्तृत एकांत में मेरे, अजीब से चेहरों वाले प्रेत अनवरत आते जाते इधर उधर, एक निष्प्राण पीलापन है चेहरों पर। वे चेहरे मेरे मृत साथियों के हैं। अपने सर के पास सुनाई देती हैं तुम्हारी सांसों की आवाजें। आंखें मूंदूं तो महसूस होता है तुम्हारे वक्ष का आलोड़न और तुम्हारी 5 फुट की देह। लेकिन नहीं, प्यार का उल्लेख तक भी पाप है इस भ्रष्ट घर में, और मुझ में नहीं है। ध्वस्त हूं और मृत हूं मैं, ध्वस्त हूं और मृत हूं मैं, निदाग में सूख गई मिट्टी के लौदे सा, एक प्रेत हूं मैं प्रेतों के बीच जागता हुआ। कहीं नहीं है अंत, अंदर तीखी होती जाती है बंद सीलन की बदबू। यादों में खोजता हूं बचाव, याद हमेशा एक कामना है, लेकिन और कामनाएं होती हैं बाहरी चेहरा, उस अंधी अभेद्य दीवार यथार्थ का प्रतिरोध में जिसके फेंकता रहता हूं अपने को मैं, एक अनवरत निरर्थकता में अपने को और बंद कर लेता हूं अपने ही अंदर। रेंगते आते हैं बाहर काले बादल, मुझे घेरे निष्प्राण अंगिन क्षितिजों से, पहले से ही विस्तार आकाश में नीचे फैले हैं कफन की तरह। मैं बचनों के लिए भागता हूँ, सोचता हूँ तुम्हें, सोचना तुम्हें, लेकिन सोचना है मेरे सम्मुख पसरे अंधहीन पथ को। मैं बचने के लिए भागता हूँ, सोचता हूँ तुम्हें, सोचना तुम्हें, लेकिन
सोचना है मेरे सम्मुख पसरे अंतहीन पथ को, मैं हल्का सा कांप जाता हूँ और लौट आती हैं मेरी आंखें, मेरे आकाश, मेरे तयशुदा कफन की ओर। अंत नहीं है कहीं, कहीं नहीं है मुक्ति, कहीं नहीं है अंत। जेल में सवेरा। हर सवेरे जब भोर का उजास पहुंच देता है अस्तित्व के खांचे, गाता हूं मैं तुम्हारे लिए। हर सवेरे गान टूट जाता है लेकिन अर्गला की कटु खड़खड़ाहट और सवाल के साथ, बंदी क्या तुम हो? हाँ मैं हूं, वहां हूं मैं, बेड़ियों और सलाखों के थरथराते कब्रगाह में। निष्ठुर आदेश और मजबूत सीधे कदम, बैठना और खड़ा कर दिया जाना खाने के बीच, गुलामों की तरह ताड़ित काम के बीच, जो श्रम नहीं है दरअसल, कोई अर्थ नहीं है मानव की खातिर उसका, प्रयोजन अपना खुद है जो, मैं पूरा वहां हूं, नहीं हो तुम जहां पर न हो सकते। हर सवेरे फिर भी जब भोर का उजास पहुंच देता है अस्तित्व के खांचे, गाता हूं मैं तुम्हारे लिए। खुले आकाश में तोतों की उड़ान, कंपित अग्निमुख तीरों की तरह, उड़ान पूरी होते होते अयोजित गति रचाव में कहीं हल्के से छू जाते दो पाखियों के पर परस्पर, कभी जो कहीं मिलेंगे नहीं, नहीं होंगे समीप में एक दूजे के भविष्य में कभी। पूर्ण संयोग के उस क्षण फूट आती है पर सिहरती सी पुकार। वह देखता है शायद अपने ढंग में वह एक ईश्वर है, लेकिन मानव का जीवन, मानव प्रेम अकारण मिलन भर है क्या? उड़ते दो पाखियों के परों का जिसे वह देखता है, वह जो अपने ढंग में ईश्वर है एकाकी। और अब कुछ कविताएं मैं दूसरे खंड से पढ़ूंगा, जो अन्य कविताएं शीर्षक से है। पहाड़ी मार्ग पर। जब भी मैं गुजरता हूँ, ऊपर लटकी चट्टान के नीचे से भर आता है मुझ में अपने न कुछ होने का बोध। ब्रह्मांड की इस महद योजना में मेरी, मानव की, जीवन की नगण्यता, सुंदर, शीतल, अनुपम ब्रह्मांड। बार बार लेकिन गर्व से भर आता हूं मैं, बार बार लेकिन गर्व से भर आता हूं मैं, क्योंकि यही सब तो है जीवन। एक ठंडी कठोर असीम निष्प्राणता, एक स्पंदित कोमल उल्लसित जीवन, यह सब जीवन है। एक है यह सब, एक है मैं और सब, और साथ ही पर नगण्य हूं मैं, और साथ ही पर नगण्य हूं मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हूं, फिर भी कितना सामर्थ्य है मुझ में होने, करने और रचने का। मारती है असीम निष्प्राणता, मैं नगण्य रच सकता हूं। मारती है असीम निष्प्राणता, मैं नगण्य रच सकता हूं। मानव हूं मैं शक्ति हूं अविराम। सुंदर चेहरे। गुजरते हैं, फिर गुजरते हैं, गुजरते ही जाते हैं सुंदर चेहरे। मैं जानता हूं युगों युगों से उन्हें, दुनिया की नजरों में लेकिन अंधा हूं मैं जानता हूं युगों युगों से उन्हें, दुनिया की नजरों में लेकिन अंधा हूं मैं नहीं देखता उन्हें, क्योंकि देखना पाप है, कहते हैं वे। आदम ने जिस दिन हवा पर कर ली आंखें बंद, पाप ने जन्म लिया। आदम ने जिस दिन हवा पर कर ली आंखें बंद, पाप ने जन्म लिया। आदमी हरफ आदम है और बंद है सारी दुनिया की आंखें। ईश्वर हंसता है, किंतु गुजरते हैं, फिर गुजरते हैं, गुजरते ही जाते हैं सुंदर चेहरे। परिवर्तन। मत डरो नए से, मत डरो नए से, पहला पाप निर्दोष है सुंदर लगने के कारण। हम पापी नहीं होते जब पाप करते हैं, हम पापी तभी होते हैं जब उसे दोहराते, पुनर्जीवित करते हैं हम, कि उसमें बार बार हो सके। अनुकरण। इसी पथ पर चले थे तुम,
अनुकरण करता हूं तुम्हारा मैं, कदम दर कदम ओस भीगी घास पर। ध्यान रखते हुए घास नहीं, ओस नहीं, बल्कि तुम्हारे तलवों के स्पर्श से अपने तलवों का स्पर्श। पन्ने जैसी हरी घास पर ओस का मोतिया घूंघट। कदम बनाते हैं पथ, मिट जाएगा जो। कदम बनाते हैं पथ, मिट जाएगा जो। मैं उन पर चलता हूँ जानता हुआ, नहीं जानता हुआ नहीं, बल्कि जानने में खोया कि मैं अनुकरण कर रहा हूँ। अंतहीन दिन, अंतहीन प्रयास, वह पथ जो तुमने बनाया था, एक क्षण में, क्षण भर के ओस ओसपीकी घास पर। लेकिन सच नहीं है स्पर्श, पथ सच नहीं है, मेरे सम्मुख नहीं हो तुम। यह है अंतहीन प्रयास केवल, घास पर कदमों का अनुकरण, ओस में तुम्हारा अनुकरण करता मैं। प्रज्वलित अहम। सूरज की लालिम तिरछी रोशनी में खड़ा था मैं, ताकता धूप नहाई दीवार। मानो प्रसन्न व लाल सूरज, प्रेम हो पूर्ण काम। कहीं पीछे से तुम गुजरी, नहीं मैं सुन पाया पदचाप। दीवार पर केवल छाया तुम्हारी, पल भर को छू ली तुम्हारी छाया ने मेरी छाया। व्याप गई, लय होकर खो गई उसमें, एक हो गई पल भर दोनों छायाएं। तुम्हारी छाया निकली फिर चली गई, तुम चली गई। अब चाहे चमकता रहे प्रसन्न लाल सूरज, जानता हूं मैं नहीं हम हो सकेंगे एक। क्योंकि जिन सूर्यों की छायाएं हम हैं, दो विलग अहम है वे। प्रज्वलित। लिए यह नहीं कि जीवन झूठ मूठ खेला मुझसे, यह नहीं कि प्यार नहीं आया जीवन में, यह नहीं कि बादल ढके रहे मेरा सूरज सुदीर्घ दिन। हुआ पर यह जीवन के खेल ने घायल किया मुझको, और प्यार भी गुजर गया जब मैं अप्रस्तुत था। सुदूर मैदानों पर सूरज चमका, पर नहीं मिल सकी मुझको उसकी धूप। तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि परिक्रमा करता ही रहता है जीवन तुम्हारी, और प्यार आलोक है वह, फूटता है तुम्ही से जो। और ये दिन रात, ये छायाएं हैं ही क्या तुम्हारे लिए, तुम जो नियति हो। शोक गीत। गंध रहती है, मुरझा जाता है खिलना। मेरा हृदय टीसता है, सुंदरता निष्प्राण है। अभी भी गूंजती है धुन, शब्द पर खो गए हैं। उजाड़ यह हृदय मेरा भुतहा, प्रेम तुम हो। अनंत दंडवत है विश्व के चरणों में। प्यार को पीड़ा सहनी है, सुंदर को मरना है। क्या चिंता, जान लेने पर बस इतना बच रहता प्यार। जान लेने पर बस इतना बच रहता प्यार। आदतन बासी आलिंगन, ठंडा निष्प्राण चुंबन। तुम्हारे होठ लेकिन उच्चरित कर सके यदि प्रेम का सिद्ध मंत्र वह, तो क्या चिंता मिले यदि हम नरक के द्वार पर हों। मत आना दिन में, मत आना दिन में जब सूजे हो मेरे होठ, और आंखें रो रो कर हो गई हो लाल। निष्फल आवेग में अपने कामना ने जब विकृत कर दिया हो मुझे। मत आना सहमी रात में आना, जब सोई हो कामना मेरी, और आंसू छुप गए हों। पलकें शिथिल और क्लांत कर रही हो शांत मेरी लाल आंखों को। नहीं, एकाकी रात में आना, जब हो आत्मा मेरी नग्न असहाय, जैसे आदि वेश में वधु दासियों के जाने के बाद। आना, रात छुपाती और पावन करती है। रात में सुंदर होता हूं मैं भी, मैं जो इतना दुस्सह हूं। तुम कोई इशारा, तुम कोई तारा नहीं हो। तारा खोजता कोई जब वह भटक गया हो। थकान में वह घुमाता है आंखें,
और सूनी रात को मापता खोजता है। कोई तारा नहीं, प्रकाश की एक झलक किसी खिड़की से टिमटिमाती और कहता है लंबी सांस लेकर, अब केवल इतना और। मैं भटका नहीं हूं, मेरे भीतर कहीं हो तुम, पर थका हूं मैं, क्योंकि मुझे घेरे है यह दुनिया। तुम तारा नहीं हो कोई, लेकिन मुझे सिखाते हो संतुष्ट रहना। दूर किसी घर की खिड़की में से टिमटिमाता प्रकाश, इशारा, इशारा, ऊष्मा, शांति, विश्राम। युगपथ। गूंगे आत्मार्पण में चूमता क्षितिज, धान के खेतों का यह छोर हरा विस्तार, धुंध संध्या की पसरी निराकार। मैंने पूछा, किसके लिए निरर्थक उर्वरता यह? सूरज से फूटी 3 तीक्ष्ण किरणें और फैल गई खेतों पर बनाती हुई सुरमई लेख। याद आई मुझे एक घनी मुट्ठी बनाती रास्ता अपना, अनगिन कृषक जीवनों से सिले हरित पट के बीच। जून की रात। एक और ऊपर लटक रही चट्टान, दूसरी ओर अगाए सांप जैसी नदी का कुंडल, बीच में रास्ते के अनवरत घुमाव। लंबी और गर्म है रात, चांद इतना पीला जो नहीं भुला पाता गर्मी। कहीं भी एकांत नहीं है लेकिन, कहीं भी एकांत नहीं लेकिन, हर मोड़ पर रास्ते के कोई असंगा मजदूर जोर से खांसता बलगम निकालता हुआ, या जोड़ी थके बैलों की 5,000 वर्षों पहले खोजा गया तल से भार ला दे। और हर जगह बहुविध कीट छपा के दम घोंटू निरंतर। कुछ भी नहीं अच्छा तुम्हारे बिना, कब कहाँ होता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ। मैं इस अंतहीन असंगत आरोपित दुनिया में हूँ, वह दुनिया जो हर जगह है। वाग्मिता। बड़ी चीजों के दबाव में है मेरी कविता। तारे और आकाश, प्रकाश की गति, सनातन सौंदर्य की आत्मा, परम सत्ता, अज्ञात अविजित ब्रह्मांड। निरंतर बात करता जा रहा हूं मैं बड़ी चीजों के बारे में। जानते नहीं हो तुम जिन्हें, न मैं ही। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी मांग है, एक अति सरल बुनियादी तलाश। कैसे मैं पा सकता हूं तुम्हें? नहीं, वह भी नहीं, और भी छोटी। सिर्फ यह पूछता हूं मैं, कैसे अर्पित कर सकता हूं तुम्हें स्वयं को मैं? मत पूछो मुझसे, व्यापा है विषाद जो आत्मा में मेरी, अकथ है। यह नहीं कि मैंने शब्द नहीं पाए, शब्द नहीं कह सकते। यह कहना मान लेना है कि मन ही नहीं जान पाया। मैं कहता हूं, नहीं बोलेंगे कुछ भी शब्द। क्योंकि वह परम पावन है, पूर्णतः एकांत मेरा। मत पूछो मुझसे। दावानल। दावानल की तरह जला हूं एकांत में, अपने को भस्म करता हुआ। अक्टूबर के निर्जल मेघ की तरह गुजरते रहे सदा तुम। मैं जला हूं, मैंने अपने को जलाया है, लेकिन झिलमिलाती अनगिन रोशनियों के लिए मैं कुछ अलग चीज हूं। वे सुंदर हैं, पर दीप कीट। मैं एक जलता हुआ दावानल हूं। ये टिमटिमाते और उड़ जाते हैं पत्तों की दरारों के बीच, सरल रास्ता पाते। मैं रास्ता नहीं बनाता, जलते पत्तों के बीच से गुजरता हूँ। मैं कठोर और विकराल हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं दावानल हूँ। तुम्हारे बिना आग अपना दिलासा आप लाई है, और अतृप्त आग में मत जाओ, गुजर जाओ वो सुंदर निर्जल अक्टूबर मेघ। मैं आग में तप रहा हूँ। परिणति। पाखी उड़ान पर है, उसने अपने से कहा। पाखी उड़ान पर है, घूमती रही उसकी आंखें। बाहर कुछ पर, और हाथों में पकड़ा जाल हिलता रहा हवा के साथ। पाखी उड़ान पर है, उसने कहा। पाखी उड़ान पर है, लेकिन मैं व्याध बिखेरता रहा सूखे गारे पर मकई के दाने।
पड़ा हुआ था जो निष्प्राण ढांचे की तरह सूर्य का ताप झेलता हुआ जड़मती। पाखी उड़ान पर है, उसने कहा, पाखी उड़ान पर है। कांस्यवर्णी आकाश संध्या का फीका पड़ गया है, रात हो गई है। वो अकेला पाखी रात का पाखी है, घने हृदय में लेकिन ग्रीष्म चला, निष्ठुर और जड़मती, निःशब्द, मृत्यु की तरह। आह, कब समेटेगा अपनी कोमल परिणति में क्लांत मेरा जीवन पाखी। और ये कविता है मिलन। जून के पूरे दिन रहे घूमते हम साथ, डाले हाथों में हाथ, साथ होने के चमत्कार पर विस्मित। नीले भूरे चिवरों से मंडराते पर्वती ताल के पास पत्तों पर, लेकिन अब नीली हरी आभा फीकी हो गई है। हम लौट आए हैं अजानी आशंका में। यही है क्या बंधुता, यही है क्या बंधुता, दो एकांतों का मिलन। खुश हूं तुम्हारे लिए, खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। ठीक वह क्षण खोज लिया है मैंने जब मैं तुम्हें भूला था। एक गर्वीली मुस्कान के साथ मुक्त कर दिया था तुमने मुझे अपने से। हवा में सरसराता सदा बाण, भूल गया हूं जो धनुष को। गतिमान विस्मृति, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। और ये आखिरी कविता है। मैंने नहीं गाया उसके लिए, मैंने नहीं गाया उसके लिए, जरूरत भी नहीं थी। जब चांद नीचे झुक आया, फरवरी के पत्तों की जर्द खड़खड़ाहट हो गई चुप, और बूढ़ी हवा ठिठुर कर थम गई। सब कुछ खोया हुआ शाखों में, हमारी सांसें अचानक मौन के शीर्ष पर। हमने जाना प्रेम गीत है मौन स्वयं। तो ये इसमें से कुछ कविताएं मैंने नहीं सुनाई, तो बहुत देरी हो जाती, विलम्ब हो जाता। लेकिन इन कविताओं का अनुवाद करते हुए मेरी कोशिश तो ये रही कि अब ये कि उस समय जिस तरह की भाषा है उसकी भी कुछ झलक इसमें मिले। कहीं कहीं बाद की जो कुछ कविताएं हैं उसकी भी उस भाषा की भी झलक इन अनुवादों में आ सके। और साथ ही ये कि इन अनुवादों का जो मूल स्वर है वो कहीं खंडित ना हो, कहीं आहत ना हो। मैं नहीं जानता कहाँ तक इसमें मैं सफल हुआ, या आप लोगों को तय करना है। लेकिन मैं ये इन्हें करते हुए, अभी पढ़ते हुए भी, और एक आध दफा और मित्रों के सामने पढ़ते हुए भी मैंने पाया, महसूस किया कि ये कि उस दौर की हिंदी कविताओं के की अपेक्षा ये अंग्रेजी कविताएं मुझे अधिक प्रभावित करती हैं। ये कहते हुए थोड़ी तकलीफ होती है अंदर। अपनी भाषा की कविता उस दौर की लिखी हुई उसी बड़े कवि की जिसका मैं प्रशंसक रहा हूँ, बल्कि एक प्रकार से लोगों की नज़र में अभिभूत रहा हूँ उनसे, तो पर सच यही है। और इसलिए इन अनुवादों ने मुझे अज्ञे को एक नए तरीके से समझने की दृष्टि भी दी। आप देखेंगे इसमें बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जिन सामान्यतः हम अज्ञे से ऐसी कविताओं की उम्मीद नहीं करते। उन्हें तो बहुत रूपवादी और ऐसा सका समाज से कोई लेन देन न रहा हो, बड़ा एकांत में रहने वाला कवि माना गया, एकांत का गान करने वाला कवि माना गया। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के संबंध हैं इन कविताओं में। जेल में साथ रहने वालों के साथ संबंध, उनके साथ एकत्व का बोध, मजदूर के साथ, किसान के साथ, किसी भी प्रकार के वंचित वर्ग के साथ में भी आप पाएंगे
कि इन कविताओं में एक संवेदना में बराबर वो मिलती है, और जो बाद में भी है लेकिन उसका रूप थोड़ा बदल गया है, पर ये बड़े स्पष्ट रूप से मिलती है। और ये वो दौर है, आश्चर्य की बात ये है कि ये वो दौर है जब अज्ञेय को व्यक्तिवादी और अहंवादी कहा जाता था। मुझे नहीं लगता कि इन कविताओं को पढ़ते सुनते हुए इन कविताओं के लेखक को कभी अहंवादी भी कहा जा सकता है, पर उस दौर में कहा जाता था। और ये उसी दौर की रचनाएं हैं जब शेखर एक जीवनी भी लिखा जा रहा था। शेखर एक जीवनी का पहला ड्राफ्ट जो था वो 1936 में लिखा गया था, जो छपा जाकर के 1942 में, लेकिन 1936 में लिखा, 41 या 42 में, सॉरी, लेकिन जो पहला ड्राफ्ट था वो 36 में लिख लिया गया था। और उसी को ये बाद में थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके छपा पहला खंड। ये देखने की बात यह है कि ये वो समय है जब गोदान प्रकाशित होता है, लिखा जाता है, और गोदान की भाषा देखिए आप, और शेखर एक जीवनी की भाषा देखिए। एक बिल्कुल नई नई प्रकार की भाषा जैसे आविष्कृत होती है शेखर एक जीवनी के अंदर, और गोदान में एक खास किस्म की भाषा का व्यवहार अपने चरम पर पहुंचता है। दोनों घटनाएं लगभग एक साथ घटित होती हैं। शेखर एक जीवनी के बारे में भी जब कहा जाता है कि वो भी व्यक्तिवादी उपन्यास है, तो उसमें भी मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, तीसरा खंड तो आया नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि उसमें क्या होता क्या नहीं होता। वो कहीं है भी कि नहीं है, कोई नहीं जानता। जबकि अज्ञेय तो कहते थे कहाँ है लेकिन सुरक्षित है। पर आप देखेंगे कि ये जो 2 खंड आए, उसमें पहले खंड में शेखर जो एक बच्चा है, एक तरह से विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वयस्क हो रहा है। उसमें पहले खंड में कांत जो है वो शेखर के एक समाज सुधार क्लब बनाने से होता है, एंटीगोन क्लब जिसे कहा गया। और दूसरे खंड का अंत उनके क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने, शेखर के क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने से होता है। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक तो वो एक विकसित होते हुए बच्चे की कथा है, और जो जो समस्याएं हर बच्चे के साथ में मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक सामाजिक स्तर पर आती है, वो उसके साथ भी आती है। तो वो एक प्रकार देखो से कैसे वो उनका अतिक्रमण करके और अपने से बाहर निकलता है। तो मैं शेखर एक जीवनी को कोई व्यक्तिवादी उपन्यास नहीं मानता हूँ। मैं उसको अपने से बाहर निकल आने की प्रक्रिया को प्रकट करने वाला उपन्यास मानता हूँ। और तीसरे खंड को तो हम कह सकते हैं कि वो प्रकाशित नहीं हुआ, पर मुझे कई बार लगता है कि संवेदनात्मक स्तर पर शायद अपने-अपने अजनबी जो है, उसमें तीसरे खंड की संवेदना की झलक, उस संवेदना के विकास की झलक हमको मिल जाती है। क्योंकि अज्ञेय के लिए सब स्वतंत्रता की तलाश है, और अंत में वहाँ वो कहते हैं, शिल्मा के मुख से एक वाक्य कहलवाया उन्होंने कि अहंकार से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। वास्तविक स्वतंत्रता तो अपने अहम से मुक्त होने में है, अपने अहंकार से मुक्त होने में। तो स्वतंत्रता की तलाश कैसे सामाजिक राजनीतिक स्तरों से होती हुई एक आध्यात्मिक स्तर पर कहें पहुँचती है, ये और मैं ये पाता हूँ कि ये इन सब पर, इन कविताओं को अगर मैं उनके साथ जोड़ के देखना चाहूँ, तो देख सकता हूँ इन अंग्रेजी कविताओं को। और हर जगह मुझे वो चीज़ दिखाई देती है जो बाद में अज्ञेय के साहित्य में विकसित हुई। संवेदना का विकास भी, उसके नए आयाम भी दिखाई देते हैं। लेकिन वे सब बीज रूप में मुझे लगता है कि इस संग्रह में मौजूद थे, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। उनकी हिंदी कविताओं में भी मिलता है उस समय की, पर शायद इतनी मैच्योरिटी के साथ नहीं जितना अ, इन कविताओं में मिलता है। ये मेरी राय है। तो इसलिए मित्रों, मुझे ये लगा कि मैं इन कविताओं को आप लोगों के सामने पढूँ, और जो मुझे इनका अनुवाद करते हुए, पढ़ते हुए लगता रहा है, वो आपसे शेयर करूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने आपका समय बर्बाद किया या कुछ आपको भी से कहते हैं कि इन कविताओं को सुनने से बल्कि अज्ञेय के साहित्य को एक नए सिरे से देखने में की रुचि बनी होगी।
जी आचार्य जी, बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम इसे कहना चाहिए कि आपके बहाने हम लोग अज्ञे की इन अंग्रेजी कविताओं के हिंदी अनुवाद से इस तरह परिचित हो सके। और मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि स्वयं आचार्य जी के द्वारा इन कविताओं का अनुवाद होकर यह पुस्तक आई हुई है, बंदी जीवन और अन्य कविताएं। विगत वर्ष में ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और जैसा कि आचार्य जी इस बात को रख रहे हैं कि किस तरह उतने कम वय का कवि, संभवतः उस समय अज्ञे 22 से 27 वर्ष के बीच रहे, क्योंकि 5 वर्षों के बीच लिखी गई कविताएं हैं। तो इतनी कम उम्र में ऐसी सघन अनुभूति के साथ इन कविताओं को रखना, और वह कैदी का जीवन और तमाम चीजें जिस तरह से आई हैं, कितने तरह के विचार, भाषा की वह सघनता, वह सब हम लोग महसूस रहे हैं। और कल ही आचार्य जी, प्रसिद्ध रंगकर्मी बजाज जी से बात हो रही थी, तो वह राम गोपाल बजाज जी से, तो वह भी कह रहे थे कि मैं इस किताब को, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स को, हमेशा अपने सिरहाने रखता हूं। तो ये यह तो अज्ञे के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, मुझे मालूम है। जी जी, तो यह इस किताब की और अज्ञे की रचनाओं की अपनी प्रासंगिकता है कि कैसे लोग उन किताबों को सुरक्षित रखते हुए जब तब अपनी इच्छा अनुसार पढ़ते रहते हैं। और अब जब इन कविताओं का अनुवाद आ गया है, तो निश्चय ही एक बड़ा हिंदी का पाठक वर्ग भी इन कविताओं से जुड़ेगा। और इसमें से अज्ञे जी स्वयं अपने फोरवर्ड में इसका जिक्र करते हैं कि इनकी लगभग दर्जन भर की कविताएं एशिया, न्यूयॉर्क पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य भी था कि कैसे उन अनुभूतियों को एक बड़े बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाया जाए, और जिसकी आपने व्याख्या भी की और चर्चा भी की कि वह ये कविताएं किस तरह से इतनी उपयोगी बन पड़ी। और निश्चय ही बाद में आगे हिंदी में आए, लेकिन अंग्रेजी में लिखी इन कविताओं का भी जो महत्व है, इसकी ओर आपने नहीं, वो उस समय भी हिंदी में लिख रहे थे साथ साथ। जी जी साथ में लिख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो और संग्रह शब्दों का था। एक तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ कि शेखर एक जीवनी उपन्यास भी चल रहा है और ये अंग्रेजी कविताएं भी चल रही हैं। तो लेखक, और खासतौर से अज्ञे जैसा एक बहुआयामी लेखक, तो किन किन विधाओं में नहीं रहा। और आपने अभी उस संचयन की भूमिका में इसका जिक्र भी किया कि प्रसाद के बाद अज्ञे एक ऐसे सशक्त उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो एकाधिक विधाओं में उतने ही अधिकार भाव से लिख रहे हैं। तो जब संचयन की बात चली है आचार्य जी, और आपने अज्ञे जी के उद्धरणों पर भी एक किताब निकाली है, ये दोनों ही किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन दोनों किताबों के प्रकाशन से जुड़े और इनमें काम करने के कई अनुभव रहे, और आपने उस पर काफी तैयारी की, भूमिका से लेकर उनको छांटने तक और उसको एक क्रमवार रूप देने तक, चाहे वह हम संचयन की बात करें या उद्धरणों के जो पुस्तक है उसकी बात करें। तो इससे जुड़े कुछ अनुभव भी बतलाएं तो अच्छा हो, लोग थोड़ा समझेंगे। और जी दरअसल ये दोनों ही काम अशोक वाजपेयी ने मुझसे करवाए। संचयन संचयिका उस समय तैयार की गई थी जब वो कुलपति थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के, और तब उन्होंने मुझसे अज्ञे का संचयिका तैयार करने के लिए कहा था। और ये था कि उसमें सब कुछ होना चाहिए, मतलब उनकी कविताएं भी, कहानियां भी, निबंध भी, उनके संस्मरण भी, यानी एक प्रकार से तो आप जान सकते हैं कि बहुत विपुल है अज्ञे का साहित्य, और उसमें से इस तरह से छांट पाना बड़ा मुश्किल काम था। फिर सीमा भी थी पृष्ठ संख्या की कि मतलब आप 500-550 पृष्ठों में बात सब शामिल दीजिए, अपनी भूमिका भी इसी में शामिल कर लीजिए। तो मैं बताऊं आपसे, आश्चर्यजनक बात ये थी, मैं ये चाह रहा था कि उपन्यास भी शामिल होने थे। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं उपन्यास अंश छांटता, तीनों से अलग अलग करके देता। तो मुझे लगा कि इससे न्याय नहीं होगा उनके उपन्यासकार के साथ में।
और लेकिन एक उपन्यास थोड़ा छोटा था, जो कम पृष्ठों में दिया जा सकता था, अपने-अपने अजनबी, और जो मेरी आगे के उपन्यासों में मुझे सर्वाधिक पसंद वही है। तो उस उपन्यास को मैंने उसमें शामिल करने के लिए कहा और अशोक ने कहा ठीक है। पर इसमें सब ये मानते हैं कि शेखर एक जीवन एकांश लिए बिना कैसे संचयता पूरी हो सकती है। मैंने कहा मैं मानता हूँ, बल्कि इलाजी ने भी इस पर आपत्ति की क्योंकि उन्हीं से स्वीकृति लेनी थी संचयता की। तो ये आपत्ति हुई कि आप जो है वो उसके बिना कैसे पूरा होगा, शेखर के बिना, वो तो एक ऐतिहासिक महत्व का उपन्यास है। मैंने कहा हाँ, वो उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं इस उपन्यास को अधूरा नहीं दूँगा। तो मैं अगर करूँगा तो अगर मुझे पृष्ठ संख्या बढ़ाने को की अनुमति मिल जाए तो मैं उस प्रकाश भी ले लूँगा। तो फिर अंततः अशोक जी ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ पृष्ठ हम बढ़ा देंगे, कोई अर्ज़ की बात नहीं है। तो फिर मैंने उसका अंश भी लिया स्वीकार की भूमिका में। इसकी जब भूमिका में लिखने को बैठा तो मेरे सामने समस्या सिर्फ़ यही थी कि अ, कहानियाँ कैसी हैं, उपन्यास कैसे हैं, कविताएँ कैसी हैं, सब तो लिखा जा सकता था, पर और भी लिखा गया है। मैं ये देखना चाहता था कि आधुनिक लेखक के रूप में किस समस्या का सामना ये कर रहे थे। केवल अ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो एक आधुनिक समय में लिख रहे हैं, तो आधुनिक संवेदना तो उसमें रहेगी ही रहेगी। लेकिन फ़ॉर्म के स्तर पर, क्योंकि ये उन लेखकों में थे जो उस समय उपन्यास का, कविता का, कहानी का जो भी संरचनात्मक रूप था, वो एक तरह से बड़ा स्थिर-सा हो गया था। उसमें परिवर्तन के लिए क्या रास्ता था? और दूसरा ये कि क्या जो नए संप्रेषण के साधन आ रहे थे, क्या हमारा साहित्य, हमारा उपन्यासकार, हमारा कवि, कहानीकार उन उनका ठीक-ठीक उस चुनौती को समझ रहा था, और वो जो अवसर या संभावनाएँ उनमें से प्रकट हो रही थी, क्या वो उनको समझ रहा था? मेरी समझ के अनुसार ये ऐसे पहले भारतीय लेखकों में, कहना चाहिए 2-4 और भी होंगे, मैं सब भाषाओं के बारे में नहीं जानता तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हिंदी में शायद वो पहले लेखक थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि तार सप्तक के अपने वक्तव्य में, जो उनका अपना कवि रूप में वक्तव्य है, उसमें भी उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि कैसे मुद्रण के साधनों ने सारे ढांचे को बदल दिया है। और इस बात को लेके मैंने एक बार उनसे सवाल भी किया था। मैंने कहा जब आप ये कहते हैं कि संप्रेषण के साधनों में परिवर्तन से साहित्य में परिवर्तन होता है, साहित्य के संप्रेषण के साधनों से, तो क्या ये यही मानना नहीं है? क्या ये एक तरह का मार्क्सवादी तर्क नहीं है, जो ये मानता है कि उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तो उससे सारी संरचना बदलती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि मैं ये मानता हूँ कि उन आपकी चेतना उन साधनों का क्या करती है, ये आप पर निर्भर करता है, ना कि केवल आप उन साधनों से ही नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। तो वो संभावनाएँ उन्होंने तलाश की, कविता में भी, वो हम सब जानते हैं। अ, कहानी उपन्यास में भी। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे उसमें संकेतित करनी थी। बहुत विस्तार से काम हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि एक भूमिका ही लिखी जानी थी, तो मुझे लगा कि इस बात का संकेत किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये थी, जो उनकी मुख्य एक धारणा थी, किसी भी कोई भी संस्कृति अपने कालबोध से निर्मित होती है, जिसका ज़िक्र उनके उनकी कविताओं की आलोचना में या उपन्यासों की आलोचना में बहुत कम किया जाता है, या नगण्य सा है। तो मैं इस बात को भी पॉइंट आउट करना चाहता था, और इसलिए मैंने वो लेख भी शामिल किए हैं उसमें, उनके जो आलोचनात्मक या वैचारिक निबंध हैं उनमें, और इस बात को अपनी भूमिका में भी पॉइंट आउट किया। आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेखक होते हैं जो कुछ नई शुरुआत करते हैं, जिन्हें हम पायनियर कह सकते हैं, अंग्रेजी में भी। जैसे मान लीजिए छायावाद को हम कहें तो मुकुंदर पांडे हमको उसकी शुरुआत करते हुए दिखाई दिया कि वो पायनियर्स में है, और उसको बाद में उसको उत्कर्ष पर निराला प्रसाद पहुँचा थे।
इसी प्रकार से अंग्रेजी में ग्रे कॉलिंस वगैरह जो रोमांटिक कविता की शुरुआत फॉरेनर्स, लेकिन उसके बाद कीट्स चले उनको उत्कर्ष पे पहुंचाते। लेकिन ऐसा कब होता है कि वही कवि एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत भी करे और उसी की रचनाएं उसके उत्कर्ष पर भी पहुंचे। तो कहानी में, कविता में, उपन्यास में सब नए तरह का काम है उनका, और हम ये कह सकते हैं कि वो उत्कृष्ट भी है। यानी उस प्रवृत्ति को एक चरम या उसके बड़े विकास तक वो ले जा पाते हैं। जो तो मुझे ये लगता है कि हिंदी की विभिन्न विधाओं की संरचना पर अज्ञे के इन प्रयोगों का और अज्ञे के द्वारा अज्ञे की इन उपलब्धियों का एक गहरा असर पड़ा है, जो आज भी हमको दिखाई देता है, यद्यपि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और वही अच्छा रहता है, वो लगातार ध्यान देते रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके अंदर वो बच गया तो फिर अलग से उसका जिक्र करना भी कोई आवश्यक नहीं होता है। लेकिन जब हम इतिहास में जाएंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, ये काम इस कारण से संभव हुआ है। आप देखिए, कहानी की भाषा वो नहीं रही, उपन्यास की भाषा वो नहीं रही, और कविता की भाषा वो नहीं रही, उसकी संरचना वो नहीं रही। यहाँ तक कि आलोचना, वैचारिक जो साहित्यिक आलोचना है, उसकी भी भाषा वो नहीं रही, पत्रकारिता की भाषा वो नहीं रही। तो एक व्यक्ति ने कितने बड़े स्तर पर, कितने बड़े व्यापक आयामों में काम किया है, और पर मुख्यतः वो अपने को कवि मानते थे। तो इसलिए मैं भी मानता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने उनकी कविता पर ही लिखा था, बाद में अन्य चीज़ें पढ़ी और मन हुआ तो कभी-कभी टिप्पणियाँ की। विस्तार से फिर उसके बाद नहीं लिख पाया। कभी लिख पाऊँगा तो पता नहीं, लिख पाऊँगा या नहीं। तो इसलिए मुझे जी, लगता है कि ये एक जी, तरह से आप, बातें बहुत हैं और उसमें जाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा। जी। और जो उदाहरणों का जो संचयन जी, वाला काम हुआ। जी, वो भी एक्चुअली अशोक वाजपेयी की एक योजना थी रज़ा फाउंडेशन की पुस्तक माला के अंतर्गत, कि कुछ बड़े लेखकों के और विचारकों के उद्धरणों की पुस्तकें निकाली जाएँ। तो मुक्तिबोध पर प्रभात त्रिपाठी ने उस समय किया था यही काम, और मुझे उन्होंने आगे के लिए सौंपा कि तुम कर दो। ये काम आगे के जीवन काल में भी मैं करना चाहता था जी, कि, तो लेकिन वो नहीं हो पाया, कई चीज़ें से नहीं हो पाती है। तो इसलिए जब यूँ ही अशोक जी ने मुझे कहा तो मैं उसके लिए बिल्कुल तत्काल सहमत हुआ, और मुझे उसमें अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इतना मेरा आगे का हर तरह का लेखन जी, जो है सब जी, उसमें से गुज़रा हुआ था मैं। पर मुझे लगा कि मैं उनको अलग-अलग बाँटूँ, संस्कृति के बारे में क्या चिंतन है, शिक्षा के बारे में क्या है, कविता के बारे में क्या है। यानी तो इसलिए उसमें जो खंड किया है, वो अच्छी तरीके से जी, किए गए हैं। ये नहीं कि क्रमशः बिना उसके और जो थोड़ी बहुत उसकी जो भूमिका स्वरूप जो कुछ कहा गया, उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया कि इसके पीछे क्या दृष्टि रही है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम उन, मुश्किल सबसे अधिक हुई कि अब मैं कविता के बारे में क्या करूँ? तो मैंने ये सोचा कि ये बेहतर है कि मैं कविताओं के इस तरह के उद्धरण चुनूँ उसमें से जो अपने आप में एक पूरी बात कहते हों। तो वही काम मैंने जी, उसमें। जी। मित्रों, जब इस उद्धरण संचयन पुस्तक की चर्चा हो रही है, तो मैं आचार्य जी की अनुमति से ही इसका इनकी ही भूमिका का एक अंश यहाँ पर पढ़ता हूँ। बहुत ही रोचक है और अज्ञेय को समझने में सहायक भी है। इसलिए भी आचार्य जी लिखते हैं, अज्ञेय के लिए न केवल साहित्य बल्कि पूरा मानव जीवन ही मूल्यान्वेषण की प्रक्रिया है, क्योंकि उनके अनुसार मानव एक मूल्य सृष्टा प्राणी है। यही वह बात है जो उसे अन्य प्राणियों से विशिष्ट बनाती है। मूल्यान्वेषण और मूल्यानुभूति की गत्यात्मक प्रक्रिया ही संस्कृति है, जिसमें व्यक्ति गत्यात्मक, ये गत्यात्मक है, शायद गलत शब्द गया होगा। गत्यात्मक, डायनामिक, हाँ, गत्यात्मक, जी, गत्यात्मक जी, प्रक्रिया। जी। मुझसे ही शायद पाठ में कुछ दिक्कत हुई हो। गत्यात्मक प्रक्रिया ही संस्कृति है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज आदि के आपसी
संबंधों के साथ साथ श्रम और संपत्ति के विभाजन और उपयोग, राजनीति आदि से जुड़े सवालों के समाधान तथा प्राणी मात्र से ही नहीं, वस्तु मात्र से हमारे संबंधों का निरूपण और निर्धारण होता है। तो इस तरह से इसमें और कई बातें की गई हैं। एक आध अंश में और रखता हूं जी। राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतरवैयक्तिक संबंधों, तकनीकी और आधुनिक मानसिकता आदि से जुड़े सवालों पर उनके उद्धरणों को अलग अलग शीर्षकों में रखने पर चयन की सीमा के कारण वे बहुत छोटे खंड हो जाते। ये प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं आचार्य जी। इसलिए यह उचित लगा कि उन्हें विविध शीर्षक से एक साथ दो खंडों में दिया जाए। और बाद में आपने कवितांश भी उसमें रखे हैं, और उसके लिए आपने बात भी की कि कवितांशों को मुझे अलग से देना इसलिए ठीक लगा कि कविता मूलतः अनुभूतात्मक होने के कारण किसी अवधारणा की तरह रिड्यूस नहीं की जा सकती। अनुभूति रूप होने के कारण उसे कविता की तरह प्रस्तुत करना ही बेहतर लगा। वह किसी मूल्य की ओर ले जाती भी है तो किसी अवधारणा की तरह नहीं, बल्कि एक संश्लिष्ट संवेदन की तरह। तो इस तरह से साथियों, बस उद्देश्य यही है कि हम इन पुस्तकों की ओर लौटें और पढ़ें। और कई बार जो काम एक संपादक, एक संचयनकर्ता जूझ कर लेता है, हमें आसानी हो जाती है उस लेखक के बारे में जानने में। कई चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं। सवाल यह है कि हम उन महत्वपूर्ण पुस्तकों की ओर लौट सकें, चाहे वह कृष्णदत्त पालीवाल जी के संपादन में अज्ञेय रचनावली के सभी खंड हों या स्वयं आचार्य जी की ओर से किए गए ये दोनों ही कार्य हैं। तो ऐसे में और ऐसे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आचार्य जी अभी आपने संस्कृति की बात की, तो क्यों नहीं उसका एक आध अंश यहां पर रख लिया जाए। जी, अज्ञेय जी के ही शब्दों में आपने उसको कई खंडों में यहां पर समाहित किया है, रखा है। तो एक आध अंश मैं देख रहा हूं कि अज्ञेय जी द्वारा लिखित कोई एक अंश पढ़ लिया जाए। मैं इसे उठाता हूं, छोटा सा ही अंश है। आप ही को जी पढ़ूं, मेरे पास वो किताब अभी नहीं है। जी 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 जी। आप हाँ, एक अंश पढ़ता हूं, फिर कुछ चित्रों पर बात करेंगे। इसे रखता हूं। ये लिखते हैं, यह कैसे हुआ कि सत्ता को निरंतर प्रवाह मानते हुए भी दिक् और काल, अवस्थिति और विस्तार दोनों को केवल माध्यम मानते हुए भी हम सैकड़ों वर्षों तक एक स्वतंत्र और सुरक्षित या आश्वस्त नहीं तो कम से कम संकट बोध से मुक्त मानस बनाए रख सके। क्या ऐसा इसलिए संभव हुआ कि बौद्ध तार्किक अंत में तर्क में उन लोगों से हार गए, बौद्ध तार्किक अंत में तर्क में उन लोगों से हार गए जिन्हें यथार्थ सत्ता में आस्था थी। यानी कि हमारी चेतना ने वास्तव में कभी अपने को उस संकट से ग्रस्त पहचाना ही नहीं जो कि बौद्धों द्वारा दिक्काल की सत्ता के अस्वीकार से खड़ा हुआ था। क्या ऐसा इसलिए संभव हुआ कि एक क्षणभंगुर संसार में भी भारतीय मानस इसलिए आश्वस्त रह सका कि वह दिक् और काल दोनों को सार्थक, शाश्वत और सर्वत्र व्याप्त मानता रहा। यह पहचानता रहा कि संसार की घटनाएं निरवधि काल के महासागर में उठती हुई तरंगे हैं, निस्सीम आकाश के महाविस्तार के स्पंदन हैं। तो इस तरह से बहुत ही अलग अलग जगहों से जमा किए हुए उद्धरण हैं, और हम एक जगह पर अज्ञेय के इन विभिन्न
दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं, उनके अलग अलग पक्षों पर उनके चिंतन का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है चिंतन और निबंधकार का, कवि के साथ साथ उसे भी समझ सकते हैं। तो ये दोनों काम जानबूझकर हमने यहाँ पर चर्चा की मित्रों, ताकि हम लोग कई मित्रगण हैं जो इन किताबों से संभवतः नहीं भी गुजरे हों, तो वो वे गुजर सके इसलिए। और कुछ चित्र हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें आचार्य जी हैं और अज्ञेय जी हैं, तो उन चित्रों को यहाँ पर रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। उन चित्रों के बारे में स्वयं आचार्य जी की टिप्पणी हमें मिलेगी, और ये 3 अलग अलग शहरों के चित्र हैं मित्रों। जी, 3 अलग अलग शहरों के चित्र हैं जिनके बारे में स्वयं हम, माफ कीजिएगा, एक मिनट मैं इन चित्रों को होल्ड कर दूं। जी आचार्य जी। यह चित्र दरअसल कैवेंटर में आचार्य जी की का जो मकान जिसमें वो रहते थे उसकी स्टडी का है, उनके अध्ययन कक्ष का है। और इसमें हम लोग जो है वो दरअसल स्क्रैबल खेल रहे हैं। वाह। आचार्य जी को बहुत शौक था स्क्रैबल खेलने का, और मैं भी जी उनसे सीख गया था। तो हम जब भी मैं दिल्ली होता था उनके साथ में, तो अक्सर हम लोग खाली वक्त में स्क्रैबल खेला करते थे और काफ़ी देर तक खेलते थे। बल्कि धीरे-धीरे फिर वो कहने लगे अब तुम इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। एक बार बल्कि विद्यानिवास जी भी आते थे, वो भी खेलते थे उनके साथ में। जी एक बार विद्यानिवास जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो आपको एक और स्क्रैबल के एक्सपर्ट से मिलाते हैं, यूँ कर के मुझे बिठाया वहाँ पर। तो हम तीनों ने मिल के साथ खेले। लेकिन तो ये उसके साथ मैंने कुछ एक और चित्र है, शायद वो है या नहीं हुआ, इसी तरह का, इसी स्टडी का, जिसमें हमने जी वो कुछ किताबें संपादित करने में मैं कभी-कभी मदद करता था उनकी थोड़ी बहुत। तो उसको लेकर भी एक चित्र है जिसमें उन्होंने वो लगभग समान दोनों में वो दिखाई देता है, पर ये स्क्रैबल का है। और दूसरा चित्र जो आपने दिखाया जी, अभी। अभी मैं उस चित्र को लाता हूं। जी हाँ। जी, ये जी हाँ, ये चित्र बीकानेर का है। बीकानेर के एक कार्यक्रम में अज्ञेय जी भी आए थे और निर्मल वर्मा भी आए हुए थे, और वो कार्यक्रम मैंने ही आयोजित किया था। निर्मल उस समय लौट के आए थे तिरनाले में कोई निबंध पढ़ करके, और वही निबंध फिर उन्होंने वहाँ अपने इस व्याख्यान में पढ़ा था। अज्ञेय जी आए थे दरअसल एक राजस्थान साहित्य अकेडमी ने एक युवा साहित्यकार सम्मेलन किया था, तो उसके उद्घाटन और उसके लिए उनको बुलाया गया था। और तब मैंने उनसे कहा था कि क्या निर्मल जी इसमें आ सकते हैं? तो उन्होंने, उस समय निर्मल भारत में नहीं थे जब बादशाह जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि निर्मल जी तो है नहीं यहाँ पर। लेकिन जब तक ये कार्यक्रम तय हुआ और ये अज्ञेय जी के आने की बात पक्की हो गई, तो अचानक उनका फ़ोन आया कि निर्मल आ गए हैं, तो आप कहें तो मैं उनसे बात करूँ, उनको साथ ले आऊँ। अरे मैंने कहा हम तो चाहते थे कि ले आइए, हम तो तब भी चाहते थे, ज़रूर ले आइए। तो निर्मल जी को हमने उस कार्यक्रम में शामिल किया और उनका एक अलग लेक्चर कॉलेज में करवाया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। और मुझे याद है, मतलब उस समय निर्मल घर चले थे हमारे, अज्ञेय जी भी थे। तो हम गाड़ी में अब घर जा रहे थे, तो अब बीकानेर की सड़कें आज भी वैसी ही हैं और तब भी वैसी ही थी। तो निर्मल जी मेरे घर के पास जो सड़क ले जाती थी, उस पे गुज़रते हुए गाड़ी गाड़ी उछल रही थी गड्ढे-वड्ढों की वजह से। तो बोले, "घनश्योर जी, यहाँ क्या भूकंप आया था थोड़े दिन पहले?" इस तरह की हँसी मज़ाक भी बहुत हो रहे थे। तो ये चित्र उस जी समय का जहाँ ठहराया गया था इनको, उसी बिल्डिंग के अहाते का ये चित्र है। और मैं भी था तो पास में खड़ा हो गया। तो मेरे लिए एक यादगार चित्र बन गया कि 2 बड़े साहित्यकारों के साथ मैं भी उछल्ला बना खड़ा हूँ। जी जी। और एक प्रतिक्रिया आ रही है ओम थानवी जी की, एक फोटो अज्ञेय जी और आचार्य जी के साथ अपना भी है जोधपुर का। जी हाँ। वो और आप संभवतः अभी
आप अभी शायद ठीक मेरे है पास दिखाई ना दे? हो। मैं बढ़ाता हूँ, हाँ, बढ़ाता हूँ एक चित्र, क्योंकि सारे चित्र हमें तो नहीं मिल पाए। हाँ। जी, अब ये जो चित्र है ना, ये दरअसल जी। इसमें भी ओम थानवी दिख नहीं रहे, लेकिन वो उपस्थित थे। ओके। इसलिए जी, मैंने कहा इसको दिखाइए आप। ओम थानवी और हम तीनों का ये चित्र तो है ही है, वो भी जोधपुर का ही है, उसी कार्यक्रम का नहीं है। ये एक्चुअली आए हुए थे। ओम थानवी उन्होंने इतवारी पत्रिका के संपादक हुए थे, जी, और वो एक चाहते थे एक इंटरव्यू अज्ञे जी का लेना। तो हिंदी दिवस के सिलसिले में, तो इसलिए वो जोधपुर आए हुए थे। और ओम तो हमारे बिल्कुल ही पारिवारिक ही हैं और मित्र थे घनिष्ठ। तो इसलिए अब मैं पास में बैठा हूँ, ओम और बादशाह जी जवाब दे रहे हैं, और ओम इसमें दिख नहीं रहे क्योंकि वो इंटरव्यू लेने में लगे हुए थे। तो ये भी उसी समय का चित्र है, जिस समय का चित्र ओम थानवी का, मेरा और बादशाह जी का एक साथ है। जी। ये जोधपुर एक कार्यक्रम में आए हुए थे उस समय, वो क्या किसी कॉलेज में लेक्चर के लिए आए थे, काबरा व्याख्यानमाला के लिए, उस समय की बात। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी कि आप समय निकाले, और आप अमूमन संस्मरणों से बचते ही हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये संस्मरण कुछ। तो देखिए, आगे के, और मैं अगर उनके बारे में अपने संस्मरण सुनाने लगूँगा तो पूरी किताब बन जाएगी। क्योंकि जी, मैं लगभग आप समझिए कि सन 71 से उनके देहावसान तक निरंतर संपर्क में उनके रहा हूँ, और साल भर उनके साथ उनके घर पे रहा हूँ। जब बाबरी मेंस में उनके साथ साल भर काम किया तो उस समय रहता भी उनके घर पे ही था, थोड़ा-सा समय बीच का छोड़ कर के। और उनके साथ यात्राएँ की हैं, मतलब वत्सल नदी के शिविरों वगैरह में, इसके अलावा भी व्यक्तिगत यात्राएँ जी, भी उनके साथ हुई जी, है, पहाड़ों पे गया हूँ। और मेरी छुट्टियाँ लगभग उन्हीं के घर पे बीतती थी। जी, जब गर्मी की, सर्दी की, ऑटम की का बड़ा हिस्सा वहीं बीतता था, और कहीं भी जाता था तो मैं लौटता दिल्ली होकर 1 दिन रुकते हुए जाता था। और थोड़ा बहुत उनके काम में भी सहयोग करता था, और उनसे बातचीत करके बहुत सीखने को मिलता था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने बहुत सीखा उनसे। तो वो सारे संस्मरण मैं सुनाऊँगा। तो ओम थानवी को ये शिकायत है मेरे से, जब उन्होंने अपने अज्ञे लिखा, तो जी, एक पुराना उनकी अज्ञे जी के देहावसान पर एक मैंने स्मृति लेख लिखा था। मैंने कहा यार उसी को ले लो, उसमें कुछ बातें हैं तो उसने कहा नहीं, आप अलग से क्यों नहीं लिख देते हो? अभी तक गुस्सा है उसको मेरे पर। तो मैंने कहा वो अ, बोले तूने आपने सबोटाज किया मेरे खिलाफ। मैंने कहा नहीं, सबोटाज नहीं किया, मैं अगर लिखने बैठूँगा तो पूरी किताब बन जाएगी, इतना समय अभी नहीं था मेरे पास। मैं अभी भी सोचता हूँ कई चीज़ें लिखने की, लेकिन वो वही है कि दूसरे कामों में लगा जी, रहता हूँ। तो उसमें आपको लगातार याद करते रहनी पड़ती है, चीज़ों को व्यवस्थित करते रहना होता है, अपनी स्मृति को भी। और यूँ गाए-बगाए की चीज़ें लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं। जी, उन संस्मरणों में अज्ञे के कई रूप आएँगे, आप देखेंगे कि बहुत कम लोग उन रूपों से परिचित होंगे। उनके बहुत जी, घनिष्ठ लोग तो होंगे, रमेश जी वगैरह सब लोग होंगे, लेकिन जी, ज़्यादातर लोग परिचित नहीं होंगे उनसे। तो पर अब ठीक है, आप कहें तो एक सुना दूँ? जी, हाँ, बिल्कुल। याद आ गया मुझे आपने। जी, ये जी, घटना आप जी, देखिए, उनकी उनकी विनोद-प्रियता की घटना सुना रहा हूँ आपको। जी, 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 जोधपुर स्वागत। में एक कार्यक्रम था, जब वो 73 साल के हुए थे तो उस समय एक कार्यक्रम जोधपुर में रखा गया था, और उस कार्यक्रम को सिंध का निज़ाम ने रखा था, उन्हीं का आग्रह था कि वो आएँ। तो मैं भी था ही वहाँ पर। तो हुआ ये कि रात को, तो जन्मदिन से 1 दिन पहले, यानी कि 6 मार्च को शाम को उनका कविता पाठ हुआ। तो जहाँ उनको ठहराया गया था, 7 मार्च को सुबह फिर लोग बधाई-वधाई देने के लिए पहुँचे, तो कुछ लोग गिफ्ट-विफ्ट लेकर भी गए। तो उसमें बड़ा जोरदार किस्सा ये हुआ जो मैं सुनाना चाहता हूँ ये, कि जोधपुर की ये जो जूतियाँ बड़ी मशहूर होती हैं। अच्छा। बहुत मशहूर मशहूर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जी, कोई सज्जन पता नहीं कैसे उन्होंने किस समय उनके पैर का माप लिया होगा। या तो कुछ जूते उनके पे रखे होंगे तो उनको माप नहीं, पता नहीं, आज भी हम नहीं समझ पाए वो माप कैसे लिया गया होगा उनका। जी, और वो माप लेकर के उन्होंने रात भर में वो जूतियाँ बनवाई, वाह! और सुबह उनको भेंट करने के लिए लाए। मतलब जोधपुर की प्रसिद्ध चीज़ें मानी जाती है। जी, कविता पाठ बहुत अच्छा हुआ था, 700-800 लोगों की उपस्थिति में अज्ञे ने कविता पाठ किया था, करीब घंटे भर से ऊपर, और उसके बाद पूरी असाध्य वीणा का पाठ और किया। हुँ, तो सु मैं निज़ाम साहब के यहाँ ही रुका हुआ था। हम दोनों सुबह पहुँचे बधाई-वधाई देने के लिए। तो निज़ाम साहब ने यूँ ही कहा कि रात तो बहुत अच्छा रहा काव्य पाठ, और लोगों को बहुत पसंद आया।
तो अज्ञे जी ने मुस्कुराते हुए जूतियों की तरफ से बोले, तभी तो ये मिली है। लेकिन ऐसी बहुत सी वाह! घटनाएँ हैं जो मैं सुना सकता हूँ, और भी कुछ गंभीर किस्म की बातें भी। जी, जी। लेकिन देखते हैं कभी संभव होता है। जी, बिल्कुल, अच्छा लगेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी नहीं, मूल्यवान बातें आपने हो अवसर सकी। दिया, और मुझे तो अच्छा आपको इसलिए लगा कि मैं चाहता था कि मित्र लोग जी, इसको, खासतौर से लेखक मित्र लोग इन कविताओं को सुन लें और जी। बाद में पढ़ें। तो ये अवसर आपने मुझे इनको पढ़ने का दिया, और आपने कहा ठीक है, आप भाषण देने की बजाय उनके बारे में ये कविताएँ पढ़ दीजिए। तो मैं इसके लिए कृतज्ञ जी, हार्दिक आभार आचार्य। सभी मित्रों का धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और तमाम प्रतिक्रियाएँ हमें मिलती रहीं। अज्ञे जी पर यह एकाग्र जारी है और कल हम पुनः एक नई कड़ी के साथ उपस्थित होंगे। सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। आचार्य जी, एक बार पुनः आभार। हूँ।